नमस्कार, मैं महिमा शर्मा। स्वागत है आपका बहुमूल्य में। तीसरी लहर बच्चों के लिए खतरनाक होने वाली है। ऐसे में कैसे बच्चों को बचाया जाए, इस बारे में बात करने आज हमारे साथ मौजूद है रायपुर एम्स के डॉक्टर डॉक्टर अतुल जिंदल। हेलो डॉक्टर, स्वागत है आपका बहुमूल्य ऑडियंस में। नमस्कार मैडम, थैंक यू वेरी मच। अतुल जी, सबसे पहले ये बताइए, कोरोना की तीसरी लहर बच्चों के लिए कितनी खतरनाक है और कैसे बच्चों को उससे बचाया जाए? आपके प्रश्न के लिए धन्यवाद। देखिए, अभी ये सब कयास ही लगाए जा रहे हैं। अभी तक दूसरी लहर ही पूरी नहीं हुई, हम बात तीसरी लहर की करने लगे हैं। तो ये जस्ट प्रिडिक्शंस हैं जो कुछ वायरोलॉजिस्ट ने, कुछ साइंटिस्ट ने दिए हैं कि एक तीसरी लहर आ सकती है और उसमें बच्चे ज़्यादा अफेक्ट हो सकते हैं। अगर हम उनके स्टेटमेंट्स को, उनके अंडरस्टैंडिंग को अगर हम ढंग से देखें और सुने, तो ये प्रिडिक्शन उन्होंने इस आधार पे लगाए हैं क्योंकि अभी जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे मेजॉरिटी एडल्ट्स वैक्सीनेशन हो रहा है। और अगर हम यूएस का भी डेटा देखें तो यूएस के डेटा में भी जो नंबर ऑफ जो केसेस आ रहे हैं उसमें बच्चों का प्रोपोर्शन थोड़ा बड़ा है। केसेस कम हुए लेकिन बच्चों का प्रोपोर्शन थोड़ा बड़ा हुआ है, जिसमें कि हम वो बोल सकते हैं कि 0 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनका प्रोपोर्शन थोड़ा बड़ा है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ केसेस कम हुए हैं। लेकिन उस टोटल नंबर ऑफ केसेस में चूंकि बच्चों का प्रोपोर्शन में फर्क नहीं आया क्योंकि बच्चे अभी वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, तो वो टोटल में वो प्रोपोर्शन बढ़ गया है। तो इसीलिए लोग बच्चों को मेजरली अफेक्ट होंगे थर्ड वेव में, ये इस वजह से कयास लगा रहे हैं। तो अभी तो हमारी सेकेंड वेव भी कंप्लीट नहीं हुई, हम थर्ड वेव के बारे में बात कर रहे हैं। तो अभी जो आपका इसी का प्रश्न था कि थर्ड वेव आएगी और बच्चों को कैसे हम बचा सकते हैं, देखिए क्या है, बच्चे कोरोना में दो तरह से अफेक्ट होते हैं। पहला, जो कोरोना से डायरेक्ट एक्यूट कोविड जिसको हम बोलते हैं, यानी कोरोना डायरेक्ट इन्फेक्शन हुआ, बच्चों के फेफड़ों में गया और फिर उसके बाद में बच्चों को उसके सिम्टम्स और साइंस आए। फॉर्चुनेटली मतलब जो कोरोना के सिम्टम्स बच्चों में बहुत कम होते हैं और बच्चे कम सिवियरिटी उनमें बहुत कम होती है। तो ऑलमोस्ट अगर हम पूरा डेटा देखेंगे, पूरे ग्लोब का, पूरी दुनिया का डेटा देखेंगे, तो 1 से 3% बच्चे ही ऐसे होते हैं जिनको कि ऑक्सीजन या आईसीयू की जरूरत पड़ती है। बाकी 97% तक बच्चों को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, वो रूटीन अपने सेटल हो जाते हैं। तो हमें जो फोकस करना है वो 1 से 3% पेशेंट जो एक्यूट कोविड से अफेक्ट होते हैं उसके ऊपर। दूसरे बच्चे जो अफेक्ट होते हैं वो एक एंटिटी जिसको हम बोलते हैं मिस-सी, यानी मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन। ये जो एंटिटी है ये थोड़ी सी खतरनाक होती है, सीवियर होती है और कोविड से ज्यादा मोर्टेलिटी इसकी वजह से होगी, अगर होगी भी तो। और उसका रीजन क्या है कि एक तो इसका आइडेंटिफिकेशन जो है, क्योंकि नई चीज है तो लोगों को समझना और समझाना बहुत जरूरी है इस चीज के बारे में कि क्या उसके साइंस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। और ये होता है जब बॉडी का इम्यून सिस्टम बॉडी के अगेंस्ट में काम करने लगता है, एक तरह से इम्यून डिसरेगुलेशन हो जाता है। और ये कोरोना होने के, जब कोरोना का पीक होता है, जनरली इसके केसेस हमें 4 से 6 हफ्ते के बाद में देखने को मिलते हैं। अभी हमारे पास आज की डेट में 2 बच्चे मिस के हमारे पास एम्स में भर्ती हैं। और अगर देखें, हमारी दिल्ली में भी बात होती है, राजस्थान में भी बात होती है और जगहों पर बात होती है, तो दिल्ली राजस्थान में अभी मिस के केसेस बढ़ने लगे हैं। तो यही है कि हमें थोड़ा सा एक्टिवली देखना पड़ता है, डॉक्टर्स को थोड़ा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जो फिजिशियंस देख रहे हैं, जो जिनको बच्चे देखने की आदत नहीं है, गाँवों में मेडिकल ऑफिसर्स को, नर्सेस को हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि मिस के सिम्टम्स क्या होते हैं, ताकि वो अर्ली रेफरल हो और अर्ली ट्रीट हो। जहाँ तक बात आती है बच्चों को बचाव करने की या प्रिकॉशंस की, तो देखिए बच्चों को प्रिकॉशंस के लिए तो वही 3 स्टेप हैं: सैनिटाइजर का यूज, अननेसेसरी बाहर नहीं जाना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और मास्क। डब्ल्यूएचओ भी कहता है कि 5 साल से ऊपर जो भी बच्चे, सबको मास्क पहनना चाहिए। कुछ संस्थाएं कहती हैं, सीडीसी कहती है कि 2 साल से ऊपर अगर हम मास्क पहनने के लिए बोलते हैं तो 2 साल से ऊपर अगर बच्चा मास्क पहन सकता है तो उसमें मास्क पहनाना चाहिए। तो यही प्रिकॉशंस हैं, क्योंकि अभी तक हमारी कंट्री में वैक्सीनेशन बच्चों को शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल के लिए अप्रूवल मिला है और वो शुरू होगा बच्चों में। वेस्टर्न कंट्रीज में जैसे यूएस में बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए ट्रायल चल रहा है और वहाँ पे वैक्सीनेशन 12 to 18 ईयर्स में अप्रूव हो गया है। तो जब तक हमारी कंट्री में वो वैक्सीनेशन नहीं आता, बच्चों को बचाने के ये 3 ही उपाय हैं: अननेसेसरी नहीं जाएं, स्कूल खोलने में अभी जल्दबाजी नहीं करें, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और जैसे अडल्ट्स कि आपने अपने आप को वैक्सीनेट करें, क्योंकि अडल्ट्स वैक्सीनेट रहेंगे तो उनका ट्रांसमिशन, उनकी वजह से ट्रांसमिशन बच्चों में होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। जैसे कि आपने बताया कि बच्चों में ज्यादा सीवियर केसेस नहीं देखने को मिल रहे हैं और बच्चों को वैक्सीन भी नहीं लगाई जा रही, तो इसका क्या मतलब है कि बच्चों की इम्यूनिटी एज कम्पेयर बड़ों से ज्यादा अच्छी है?
नहीं, देखिए क्या होता है, जो रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम एस रिसेप्टर्स बोलते हैं, ये एस रिसेप्टर्स बच्चों में कम होते हैं, इसलिए कोरोना वायरस उनमें जल्दी से चिपकता नहीं है। अडल्ट्स में वो एस रिसेप्टर्स बहुतेरी मात्रा में होते हैं, इसलिए में कोरोना वायरस उनमें वायरल लोड बहुत हैवी चला जाता है और इसी की वजह से साइन सिम्टम्स ज्यादा आते हैं। तो बच्चे नेचुरली प्रोटेक्टेड हैं सिवियरिटी से, लेकिन देखिए टाइम के साथ में वायरस म्यूटेट करेगा, है ना। जैसे अभी इस लहर में वायरस म्यूटेट हुआ और उसने इतने सिवियरिटी के साथ में आया, तो ये सिर्फ प्रिडिक्शंस हैं कि वायरस जब म्यूटेट करेगा तो एक टाइम ऐसा भी आ सकता है कि वो बच्चों को भी सिवियरली अफेक्ट कर दे। तो वो अभी जस्ट प्रिडिक्शंस हैं, वो भगवान ही जानते हैं कि वो कब म्यूटेट करेगा और बच्चों को कैसे अफेक्ट करेगा। तो हमारा काम एज एन हेल्थ केयर प्रोफेशनल, हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी तैयारी, अगर इस तरह का कुछ अनहोनी होती है तो हमारी तैयारी पूरी हो उस चीज को देखने के लिए और मैनेज करने के लिए। बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन्हें क्या खिलाया जाए, कोई मल्टीविटामिन दवा? ओके, सो देखिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए ऐसा कोई चीज नहीं होती। अच्छा खाना, अच्छा सोना, बिना स्ट्रेस के रहना, अगर जीवन में कोई भी इंसान ये 3 चीजों को फॉलो कर ले, गुड डाइट, नो स्ट्रेस एंड गुड स्लीप, अपनी बॉडी को ढंग से फिट रखे, एक्सरसाइज, सो दीज आर द 4 की थिंग्स। एक्सरसाइज, गुड स्लीप, एडिक्वेट डाइट, गुड न्यूट्रिशियस डाइट, फूलों हरी सब्जियों का और फ्रूट्स का बहुत ज्यादा सेवन, और स्ट्रेस नहीं हो। बच्चे अभी अनफॉर्चुनेटली कोविड के चलते स्कूल बंद हैं, लॉकडाउन है, तो बच्चे थोड़े से घर में बंद हैं, तो वो एक उनको स्ट्रेस है, बट वो हम स्ट्रेस कैसे दूर करें, ये हमें ध्यान रखना है। तो यही चीज, 4 चीजें जो है बच्चों की इम्यूनिटी और किसी भी इंडिविजुअल के लिए इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करती है। दवाइयां इज नॉट द आंसर और सोल्यूशन। एम्स में क्या तैयारी चल रही है? तीसरी लहर की कितनी चुनौतीपूर्ण होने वाली है ये लहर? देखिए एज एन इंस्टीट्यूशनल प्रिपरेशंस, हमारे यहाँ पे 500 बेड की फैसिलिटी है। अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 200 बेड ऑक्यूपाइड हैं, 200 से 300 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं, जो कोविड, म्यूकर और पोस्ट कोविड स्टेट के पेशेंट्स जो हमारे पास में भर्ती हैं। बच्चों के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड आईसीयू है 22 बेड का, जो कि अभी हम फिलहाल अडल्ट्स को उसमें हैंडल कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए तो पूरी हमारे पास में प्रिपरेशन है, हमें इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। जितने भी बच्चे आते हैं, और आज तक हमने पहली लहर में तो ऑलमोस्ट सारे बच्चों को हमने ही हैंडल किया, और इस वेव में भी जो भी सीरियस पेशेंट्स आ रहे हैं इधर उधर से मैनेज होके, रेफर होके, तो हमने किसी भी बच्चे को रिफ्यूज नहीं किया है आज तक। तो ऑल पेशेंट्स आर बीइंग टेकन इन एम्स एंड गिवन एडिक्वेट केयर। तो बच्चों का किस तरह से इलाज किया जाएगा और क्या इलाज के दौरान उनके पेरेंट्स मौजूद रहेंगे? जी, देखिए जो हमारी पॉलिसी है, और ये पॉलिसी आई थिंक पूरी दुनिया में फॉलो होती है, हम बच्चे के पेरेंट्स अगर कोई पॉजिटिव है तो हम उसको अलाउ करते हैं, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है जब पेरेंट्स खुद ही पॉजिटिव हैं। जहाँ पेरेंट्स पॉजिटिव नहीं होते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा चैलेंजेस आते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले तो पेरेंट्स का हम टेस्ट करवाते हैं, जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स का टेस्ट करवाते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ गए, क्योंकि अभी तो जो वायरस है कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेट में है, अगर बच्चा पॉजिटिव, बहुत ज्यादा 90% चांस है कि उसके घर में कोई एक बंदा ऐसा होगा जो वो भी पॉजिटिव होगा, तो हम प्रेफर करते हैं कि वो बंदा बच्चे के केयर टेकर के साथ में एडमिशन उसका हो। बट इन केस, इन कुछ सर्कमस्टेंसेस में ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे पेरेंट्स जो हैं पॉजिटिव नहीं है, घर में कोई और केयर टेकर पॉजिटिव नहीं, सिर्फ बच्चा ही पॉजिटिव आ गया, तो उसमें डिपेंड करता है कि बच्चा क्या अपनी सेल्फ केयर के लिए रेडी है कि नहीं। अगर बच्चा अपनी सेल्फ केयर के लिए रेडी है, खुद भर्ती रह सकता है, जैसे एडोलेसेंट्स होते हैं 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं, वो अपने आप एडमिट हो जाते हैं, उनको केयर टेकर की जरूरत नहीं होती। प्रॉब्लम आती है जब बच्चे छोटे हैं, जो 10 साल से छोटे बच्चे हैं, जहाँ पे वो अकेले नहीं रह सकते हो, उनको एक केयर टेकर की जरूरत पड़ती है। तो वहां पर हम पेरेंट्स को समझाते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उनको एक सिंगल रूम में रखें, और सिंगल रूम में जहाँ पे कोविड पेशेंट्स से उनको अलग रखते हैं और उनके लिए अलग से केयर टेकिंग हम करते हैं। जहाँ आईसीयू पेशेंट्स आते हैं वहाँ पे हमारे पास में रूम है जो कि नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम होते हैं। तो नेगेटिव प्रेशर आइसोलेशन रूम क्या करता है कि सारा का सारा जो वायरल लोड है वो बाहर फेंक देता है, तो मरीज को जो है फ्रेश एयर मिलती है और उसके अटेंडेंट्स को फ्रेश एयर मिलती है। तो माँ बाप जो उसका केयर टेकर है उसके साथ में रहने से उसके कोविड होने के चांसेस बहुत कम थे, ना के बराबर हो जाते हैं। तो ये आईसीयू में हमने बच्चों के लिए फैसिलिटी रखी हुई है। किस तरह की बीमारी से पूर्व ग्रसित बच्चों को ज्यादा खतरा है कोरोना का? ओके, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। अभी रिसेंटली यूएस से एक स्टडी पब्लिश हुई थी, जहाँ पर उन्होंने पिछले 1 साल का जो उनका फर्स्ट वेव और जो सेकेंड वेव की शुरुआती जो उनके डेटा थे उसमें उन्होंने बताया कि वो बच्चे जिनको अंडरलाइन क्रोनिक डिजीजेज हैं, जैसे कि कोई लंग का डिजीज है, अंदर फेफड़ों का पुरानी बीमारी चल रही है,
उनको गुर्दे की बीमारी, क्रोनिक किडनी डिजीज है, हार्ट डिजीज वाले पेशेंट जिनको जन्मजात हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट की बनावट में नुक्स हैं, क्रोनिक डायबिटीज है, मतलब डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज, बच्चों में भी डायबिटीज होती है जिसको हम टाइप 1 डायबिटीज मेलिटस कहते हैं। टाइप 1 डायबिटीज जो बच्चे मोटे हैं, ओबीज हैं, है ना, उनको, या जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, यानी रात को सोते हैं तो जोर जोर से खर्राटे भरते हैं, वो एक तो मोटापे के कारण होता है, कुछ बच्चे जिनके टॉन्सिल्स बड़े हैं उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है। तो ये वो बच्चे हैं जिनके अंदर कोविड के वजह से सीवियर सिम्टम्स आने के चांसेस रहते हैं, इनको हॉस्पिटलाइजेशन करने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो ये जो कोमॉर्बिडिटीज हैं, जहाँ पे जो क्रोनिक प्रीवियसली कोई बीमारियां चले आ रही हैं और पेशेंट्स उन पे ट्रीटमेंट पे हैं, तो वहाँ पर उन बच्चों को कोविड के सिम्टम्स सीवियर होने का और एडमिशन के चांसेस ज्यादा होने के संभावना है। बच्चे काफी समय से घर में बंद हैं, उनकी ऐसे में बच्चे बहुत चिड़चिड़ा रहे हैं, तो ऐसे में उनके पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? ये सवाल आपने बहुत अच्छा पूछा है, और एज अ पेरेंट, मेरे खुद 2 बेटियां हैं, तो हमारे लिए वाकई में चैलेंज है, सबके लिए पूरी दुनिया में ये चैलेंज है। तो जो इसका आंसर जो मेरे को समझ में आता है कि हमें शायद बच्चों को उनकी हॉबीज में मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपनी हॉबीज को और डेवलप करें, उसके लिए उसको टाइम दें। माँ बाप को अपना समय निकाल के बच्चों के साथ में खुद बच्चा बन के उनके साथ में खेलना पड़ता है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम उनके साथ बच्चा बन के, उनकी एज ग्रुप का बन के उनके साथ में इंटरेक्ट नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, और हम अपने कामों में अनफॉर्चुनेटली मोबाइल, टीवी पर यही सब बैठ के रह के गार्जियंस उसमें अपना टाइम बिजी रख रहे हैं और बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो ये भी बच्चों के चिड़चिड़ा होने का कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को प्रोजेक्ट्स दें, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स दें जो घर में बैठ कर ही उसको करें। तो ये ही छोटी छोटी चीजें, उनकी हॉबीज को निखारना, उनके हॉबीज के लिए उनको टाइम देना, और खुद पेरेंट्स को उनको टाइम देना इम्पोर्टेंट है। आप बीच बीच में बच्चों के आप जूम कॉलिंग करा सकते हैं, इंटरनेट या व्हाट्सएप कॉलिंग करा सकते हैं अपने स्कूल के बच्चों से, उनका ग्रुप बना के, तो बच्चों के लिए वो बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को अपने घर के थोड़े काम में उनको लगाएं, जो बच्चे बड़े हैं उनको छोटा छोटा काम उनमें उसमें उनको इन्वॉल्व रखें। तो यू हैव टू कीप द किड्स इन्वॉल्व पूरा दिन, नहीं तो बैठ के बोर होंगे और बच्चे चिड़चिड़े होंगे। धन्यवाद अतुल जी पहुना डॉरिन को आपका समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। लगातार खबरों के लिए बने रहिए पहुना डॉरिन के साथ। यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें।